स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के इस क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है एंड आई होप कि आप लोगों ने हमारी जो वीकली करंट अफेयर की क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लिया है और टेलीग्राम चैनल से उनकी PDF को भी डाउनलोड कर लिया है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है एक छोटा क्लास रहेगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है ये देखेंगे। आपकी अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो आपके बेसिकली रम्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी की क्या सर्विसेज हैं टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, इसको भी कवर करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए ये चैप्टर आपका एक बेस तैयार कर देगा। एंड इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर कवर किया उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे, आपके वो तैयार हो गए होंगे। अगर आप आज मुझसे पहली बार मिल रहे, से हाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी कवर कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आपको अगर मैं पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, नाम के साथ थोड़ा खेलते हैं, राइट है, क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है। तो बायो मतलब समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड डाइवर्सिटी यानी कि हम विविधता की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ समान नहीं है, कोई चीज़ क्या है, एक दूसरे से डिफर करती है, वेरिएशंस हैं, ठीक है, वेरिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है ना। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो देखिए, ह्यूमंस एक अलग ही तरह की जो है आप कह सकते हैं स्पीसीज है, राइट है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कुछ वस्कुलर होते हैं, कुछ नॉन वस्कुलर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। देन बहुत सारे ट्रीज है, ग्रासलैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। मतलब देखा जाए तो ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ जो है प्रकृति ने बनाया हुआ है। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम पार्ट हैं इस बायोडाइवर्सिटी का, इस प्लैनेट का, और हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं इन सारे जो है वाइब्रेंट एक्सपीरियंसेस को, राइट। तो ये जो मैंने आपको एक कहानी सी बताई है ना, इससे आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि हम जीवन की विविधता की जब बात करते हैं, इस प्लैनेट पर जो ये लाइफ है ना, इसकी जब हम विविधता की बात करते हैं दैट मीन्स हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। परफेक्ट है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं ये टेक्निकल जो है 3 वर्ड्स बोलूं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज योर बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज, इस आपको बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स इन इकोसिस्टम में जो है बेसिकली मिल जाएंगे, राइट है। इन्हीं को हमने क्या है बेसिकली क्या है, विविधता का एक नाम दे दिया है, एक बायोडाइवर्सिटी का नाम दे दिया है। तो अब हम देखें ज़्यादातर हमें डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट जब आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल, क्योंकि सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे हैं, ज़्यादा ठंड है, और सूर्य की जो बेसिकली रोशनी है जो जीवन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या है, आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कम है, तो वहाँ पे लाइफ भी कम है, तो डाइवर्सिटी भी कम है। दैट मीन्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूवमेंट करने पर आपकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। इन अ सिमिलर मैनर जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, अब हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे माउंटेन्स पर आप ऊपर जाते जाएंगे, है ना, तो भी डाइवर्सिटी आपकी कम होती जाएगी। जहाँ पे जो आपका रेन है और जो आपका सूर्य का प्रकाश है, द लाइट ऑफ द सन, ये दो फंडामेंटल फैक्टर एविडेंटली होते हैं, वहाँ पर जनरली आपको एक डाइवर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एंड वो डाइवर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम डाइवर्स काइंड ऑफ लाइफ्स को सपोर्ट करता है।
परफेक्ट है। कैसे डाइवर्स सपोर्ट सिस्टम मैं बता रही हूँ, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, हमने पढ़ा था हमारे मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, हमने टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात की थी, हमने मेडिटेरियन वाले जो है बायोम के बारे में बात की थी, हमने ग्रासलैंड्स के बारे में बात की थी, सवान सुडान, राइट है, नॉट सवान सुडान, सवाना एंड सुडान। तो ये कैसे अलग था, क्योंकि टेम्परेचर रेन यहाँ पे अलग अलग था, दैट्स वाई यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता था वो भी अलग अलग था। दिस इज क्लियर। तो हमें दो बातें समझ में आई। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, दिस इज क्लियर, जीवन की विविधता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। दूसरा हमें समझ में आया जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ और माउंटेन्स पे जब जो है लोअर एल्टीट्यूड से हायर जो है एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेसिकली डाइवर्सिटी के बेसिकली लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ना 3 तरह के लेवल्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए रैबिट्स की बात करते हैं, तो रैबिट्स कुछ वाइट कलर के मिलेंगे, कुछ आपको ब्राउन कलर के मिल जाएंगे, कुछ साइज में बड़े होंगे, कुछ साइज में छोटे होंगे। है वो एक ही स्पीसीज रैबिट्स, राइट, बट उनके अंदर क्या है, कुछ कलर में चेंज है, कुछ साइज में चेंज है। अब ये जो कलर, साइज, फूड हैबिट्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारे जीन्स, राइट, हमारे जीन्स ही जो है हमारी पर्सनालिटी को डिजाइन करते हैं। मैं अपनी साइंस टेक के वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप देखोगे स्पीसीज एक ही है, दैट इज रैबिट्स, बट उनके अंदर क्या है, आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। वाई? क्योंकि उनके अंदर क्या है, जेनेटिकली चीजें डिफर करती हैं। सिमिलरली ह्यूमंस की बात करें तो आप देखोगे जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग तरीके के दिखते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग अलग तरीके के दिखते हैं, इंडियंस एक अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीन्स ने हमें इस तरीके से बनाया है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी टर्म आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक ही स्पीसीज के जीन्स में जब वेरिएशन होता है एंड उसकी वजह से आपको जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उस स्पीसीज के जीवों में देखने के लिए मिलती है, दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। दिस इज क्लियर। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया है तब दूसरे की बात करते हैं, आसान है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। भाई एक पार्क वाला एग्जांपल लेते हैं जिससे शायद हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था कि एक पार्क में ह्यूमंस भी हैं, गाय माता भी है, और कुछ पक्षी हैं, कुछ इंसेक्ट्स है, ट्री है, ग्रासेस है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग स्पीसीज, एक ह्यूमन की स्पीसीज, एक प्लांट की स्पीसीज, एक ट्री की स्पीसीज है, एक जो है बेसिकली काऊ की स्पीसीज है। तो दिस इज व्हाट स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे प्रजातियों की विविधता है। ठीक है, पहले जो हमने जेनेटिक वाला देखा था उसमें एक ही प्रजाति के जीन्स में डिफरेंस था, तो वहां पे एक ही प्रजाति के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी थी। अब हम एक कम्युनिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर जो अलग अलग स्पीसीज दिखाई देते हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रजातियों की विविधता की बात कर रहे हैं। एंड देन थर्ड आप चले जाइए तो आपका इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, राइट है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह आपके रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, किस तरह से आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंग्रोव्स हो सकता है, किस तरह से आपका कोरल रीफ इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम अलग अलग है। परफेक्ट है। तो ये जो है आपके बायोडाइवर्सिटी के लेवल है, विद इन स्पीसीज जेनेटिकली डिफरेंस है, देन विद इन अ कम्युनिटी और विद इन अ रीजन स्पीसीज में डिफरेंस है, एंड इसके अलावा आप देखोगे इकोसिस्टम में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बेसिकली स्पीसीज के अंदर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, क्या हो सारे ह्यूमंस एक ही जैसे दिखाई दे, है ना, सबकी आंखों का रंग एक, सबका ब्लड कंपोजिशन एक, और सबका मतलब सब कुछ एक। आपको पता है जब आप जेनेटिकली बहुत एक समान होते हो तो जो आपके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो आपकी आने वाली जनरेशन होती है, वो बीमारियों के प्रति ज़्यादा सुभेद होती है, दे आर मोर वल्नरेबल टू द डिजीज। तो आपने देखा होगा कि जिन स्पीसीज के अंदर इन ब्रीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट है, मान लीजिए एक स्मॉलर पॉपुलेशन एक एरिया के अंदर है और वो आपस में इनमीट करते हैं, इन ब्रीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके बचने के चांसेस कम होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे सस्टेन करने के लिए
जेनेटिकली डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा ऐसे समझो, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। देखो, अर्थ का जब एवोल्यूशन हुआ तब से डिफरेंट डिफरेंट जो है बेसिकली स्पीसीज आए, और आज जिस फॉर्म में हम दिखाई देते हैं, हमने काफ़ी कुछ अपने आप को अडेप्ट किया है। अब आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में नेचुरल सिलेक्शन ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट लगते हैं, उनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अपने आने वाली जनरेशन में जब आप रिप्रोडक्शन करते हो। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या मदद करता है, ये पास होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। जीन्स में ये पास होता है। और ह्यूमंस जैसे जैसे जो है सीधे खड़े हो गए, जैसे जैसे उनके हाथ फ्री हो गए, उन्होंने ग्रिप बनाना सीख लिया, उनको बैलेंस दो पैरों पे बनाना आ गया, उनको टील की पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो धीरे धीरे क्या है, खत्म हो गया। ये फिनोमेना दिखता ही नहीं है ह्यूमंस में, राइट है। तो अगर मान लीजिए ये जो जेनेटिकली हम एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग रहते हैं, अगर ये अलग हम ना होते, एक जैसे होते, कोई एक बीमारी आती, हम सबको प्रभावित करती, हम सब खत्म हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में कुछ लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा लो थी, कुछ लोग ज्यादा रेजिस्ट कर पाए, है ना। अलग अलग तरीके के लोगों पे अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिला। उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, वन ऑफ द फैक्टर हम एक दूसरे से जेनेटिकली अलग है। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये किसी भी स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद मैंने बात की थी कि स्पीसीज की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आसान था। अब देखो, कुछ ना इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एक आता है आपका कीटोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, ओके। तो कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कब होगी, कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट तब होती है जब उसका कुछ बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम किसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हमें लगता है, राइट है। तो यहाँ पे देखो, जो भी स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में, किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज अपने जितने उसकी संख्या है, जितनी उसकी एविडेंस है, जितना उसका बायोमास है, उसके कंपैरिजन में जो उसका असर है उस इकोसिस्टम पर, वो बहुत ज्यादा है। तो एक कीटोन स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है बेसिकली जंगल में बहुत सारी घास हो सकती है, बहुत सारी घास हो सकती है, बट लॉयन जो है सिर्फ 4-5 भी हो सकते हैं। बट उस इकोसिस्टम पर उन लॉयंस का असर ज्यादा है, इम्पैक्ट ज्यादा है। वो वहाँ के बैलेंस को, वो वहाँ के जो है फूड वेब को बनाए रखने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपैरेटिव टू द ग्रासेस, जबकि ग्रासेस ज्यादा हैं। तो नंबर लायंस का कम है, बट स्टिल इम्पैक्ट ज्यादा है। तो ये कीस्टोन जो है, व्हाई आई एम सेइंग बार बार कीटोन, कीस्टोन जो है स्पीसीज है। ओके, दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है इसके ओके, तो ठीक है, फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। तो अब देखिए, अम्ब्रेला वर्ड हम जब यूज करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम कोई चीज ऐसी है जिसने बाकी चीजों को क्या है, कवर कर लिया है ना। अम्ब्रेला मतलब ब्रॉड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम उस स्पीसीज की बात कर रहे हैं जिसको अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पे देखने के लिए मिलेगा। जिस पे अगर कोई थ्रेट आता है तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब जब हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारी और स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो इसके साथ अपना एक जो है हैबिटेट इसके इकोसिस्टम में शेयर करते हैं। परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया, तो सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि सिर्फ टाइगर्स को बचाने से प्रोजेक्ट टाइगर सक्सेसफुल हो जाएगा क्या? नो, आपको जो टाइगर का प्रे होते हैं उनकी पॉपुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा, तभी तो वो फीड करेंगे, है ना। तो आप देखो, टाइगर्स
को हमने एज अ अम्ब्रेला स्पीसीज जब कंजर्व करने के लिए सोचा, तो इसके नीचे जो अदर स्पीसीज थे उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला होते हैं। देन आप कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। देखो एज नेम सजेस्ट के कुछ इंडिकेट करते हैं ये, तो ये वो स्पीसीज होते हैं जो हमें ना किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ और कंडीशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर कुछ भी चेंज होता है ना, तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसके बारे में बता देते हैं। जैसे जो एल्गी होते हैं, वो हैवी मेटल्स अगर मरीन एनवायरनमेंट में है उसके इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन आपके एयर क्वालिटी के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। परफेक्ट है। देन एक टर्म आती है एंडेमिक स्पीसीज। देखो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पीसीज पाई जाती है, वो वहाँ की नेटिव है, मतलब वो वहीं की है और वो कहीं और नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज होती है। ठीक है, जैसे देखो एक ऐसी प्रजाति जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में जो है मिलती है, एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड है ना, वो नहीं मिलती, तो वो एक एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेडागास्कर के लिमूर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ के, जो मेडागास्कर आइलैंड है उसके एंडेमिक हैं। ठीक है, आप मुझे प्लीज बताओ इंडिया की किसी एक ऐसी प्रजाति का नाम जो भारत के किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन की जो है एंडेमिक है। कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत सारी ऐसी है, जल्दी से एक बताओ। चलो, अब इसके बाद एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अब इन्वेंसिव स्पीसीज। देखो इन्वेंसिव, किसी हम ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसने इन्वेंशन किया है, घुसा है, घुसपैठ की है, जो वहां का नहीं है वही तो घुसपैठ करेगा। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो उस इकोसिस्टम की नेटिव नहीं थी, वहां पे नेचुरली नहीं मिलती थी, बाहर से कहीं और से आई है, वो आपकी इन्वेंसिव स्पीसीज होती है। और देखो इन्वेंसिव स्पीसीज हार्मफुल भी हो सकती है उस नेटिव इकोसिस्टम के लिए और नहीं भी। देखो जो चीज वहां पे नेचुरली नहीं मिलती थी, बाहर से आई है, वो हो सकता है भाई हार्मफुल ना भी हो, बट हार्मफुल हो भी तो सकती है। तो जो हार्मफुल होती है उनको हम एलियन इन्वेंसिव स्पीसीज बोलते हैं। जो एलियन इन्वेंसिव स्पीसीज होती है, ये क्या करती है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको डोमिनेट करने लगती है, और जो वहाँ की एंडेमिक, जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज थी, उन पर जो है असर डालने लगती है। जैसे इंडिया के अंदर एक लैंटाना करके है, इसके बारे में जानेगा। तो मान लीजिएगा कोई एक ऐसा प्लांट जो बाहर से आया था, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको से आया, अब भारत में आके, पहली बात तो जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होते हैं रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करती है, अपने आप को बहुत तेजी से जो है इनकी ग्रोथ करते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा अपने आप को पॉपुलेटेड कर लेती है, एरिया पूरा घेर लेती है, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ के न्यूट्रिएंट जो है सोख लेती है, तो ना तो स्पेस ना तो फूड ये दूसरी प्रजातियों के लिए छोड़ दिए। तो जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज थी उन पे जो है बेसिकली क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इन्वेंसिव स्पीसीज यूपीएससी में दे ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, है ना, और आई थिंक इन्वेंसिव स्पीसीज पे मोर देन वन टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज फ्लैगशिप स्पीसीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमें ना स्पीसीज के कंजर्वेशन को लेकर एक मान लीजिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, हम कम्युनिटी को अवेयर करना चाहते हैं कि भाई जरूरी है प्रोटेक्ट करना, तो हम किसी एक स्पीसीज को ना एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज जो है बेसिकली सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी जो ब्रॉडर जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज है उनका एक रिप्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड ह्यूमंस अपना डेवलप बहुत जल्दी कर पाते हैं। आपको पता है एलिफेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि हम बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो उस पूरे एरिया के अंदर जो वहाँ का इकोसिस्टम है, वहाँ का जो हमने एरिया है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एज अ प्रोटेक्टेड एरिया हमने उसको नोटिफाई किया है। बट मान लीजिए एलिफेंट्स को या फिर किसी भी एक स्पीसीज को हम एक फ्लैगशिप स्पीसीज की तरह जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद एक आती है आपकी फाउंडेशनल स्पीसीज। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फाउंडेशनल, फाउंडेशनल, तो जो उनका इकोसिस्टम है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो फंक्शन है, उसको मेंटेन करने में, उसको एक शेप देने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करती हैं।
जैसे जो आपके सी वीड्स होते हैं, केल्प, ये आपके मरीन इकोसिस्टम में समुद्री घास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके समुद्री इकोसिस्टम में, आपके मरीन इकोसिस्टम में दे आर द प्रोड्यूसर्स जो वहाँ पे खाना बनाते हैं। तो ये वहाँ पे बेसिकली एनर्जी का एक फ्लो बना के रखते हैं। तो ये फाउंडेशनल है। परफेक्ट है। देन आपका आता है प्रायोरिटी स्पीसीज। तो दरअसल जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसकी तरफ से ये टर्म निकाला गया। बेसिकली प्रायोरिटी स्पीसीज, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब हम अपने कोई प्रोग्राम वगैरह चलाएंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन जब हमें करना होगा, प्लानिंग जब हमें करनी होगी, तो हम किसी एक स्पीसीज को प्रायोरिटी के बेसिस पे लेकर जो है काम करेंगे। तो उन्होंने एक नाम दे दिया प्रायोरिटी स्पीसीज। नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इससे पहले जितने भी बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है एक बार फिर से वीडियो देख लेना, बुक से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा बेसिकली रिवाइज कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। P2I बैच का भी एक पार्ट है, तो या तो P2I बैच ज्वाइन करोगे, इस तरह के सारे बुक्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, राइट। अदरवाइज ऑनलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल है। और जब P2I बैच की बात हो ही रही है, तो चलो उसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आपको पता है स्टडी IQ ने जो 22 जुलाई है ना, उस दिन अपना जो इवनिंग बैच होगा शाम को 6 बजे से, उसको लॉन्च कर दिया है। और ये तीनों भाषाओं में क्या है, एक्चुअली इससे पहले मैंने जितने भी बैच लॉन्च किए वो सारे भर गए, और मैंने हमेशा आपको बताया है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं, आप टाइम से एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज वो बैच भर जाता है। वैसा ही हुआ, बैच हमारे सारे भर गए, लेकिन स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें भी एडमिशन लेना है, और हम एक पर्टिकुलर बैच में एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं रखते हैं, क्योंकि फैकल्टी फिर हर एक स्टूडेंट पे पर्सनल ध्यान नहीं दे पाएंगे, राइट। तो हम क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, क्वांटिटी पे हम ज़्यादा नहीं जाते। बट इतनी हाई डिमांड आती है, तो फिर हमने कहा अभी जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त है, अभी भी अगर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो भी सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। तो 22 जो हमारा बेसिकली जुलाई है, उससे शाम को 6 बजे इवनिंग बैच आपका लॉन्च हो रहा है। इस बैच के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में, नोट्स मेकिंग के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, फैकल्टीज के बारे में, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो बैच में आपको क्या करना है, देखो इट्स P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो फीस हमने इसकी वैसे भी अफोर्डेबल रखी थी, बट क्योंकि आप और मैं इतने लंबे टाइम से साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप यूज करते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड, राइट है, प्राची लाइव, PRACHI LIVE, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। और देखो अभी टाइम है यार, ज्वाइन कर लो। मैं रोज कहती हूँ मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो जो भी पूछना है, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जब प्रीलिम्स के कुछ ही महीने रह जाएंगे, फिर डर लगना शुरू हो जाएगा, फिर ये सब जो है ना कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है, दिल्ली आके करना है कि घर बैठ के करना है, ये कुछ समय नहीं रह जाएगा, है ना। अभी इस सब में उलझे हुए हो आप लोग। फिर जब प्रीलिम्स आ जाएगा, सिर्फ बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे, मॉक्स लगा रहे होंगे, कॉन्फिडेंट होके जो है बेसिकली पेपर देने जाएंगे, और आप ये सोचते रह जाओगे कि इस बार पेपर दूं कि ना दूं। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए अब भी बोल रही हूँ, ज्वाइन P2I बैच, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इतना बेहतर सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, मेंटोरशिप साथ में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी पूछना चाहो पूछ लो, टाइम है, हम लोग अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आंसर करूंगी। बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। इट्स UPSC, है ना, ये ऐसे आसानी से तैयार नहीं होने वाला, तो इसके लिए ध्यान दो। ठीक है, चलो अब हम वापस से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। P2I के बारे में हम क्लास के एंड में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने देखो अभी तक क्या जाना, हमने जाना बायोडाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात की, और यहाँ पे हमने फाउंडेशनल स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, है ना, इन सब के बारे में बात की। हमने देखा कि इन्वेंसिव स्पीसीज, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, अब जो है बेसिकली इसके बाद हमने क्या देखा, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की, भाई अलग अलग जो इकोसिस्टम्स होते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है।
इसी को बहुत शानदार तरीके से इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, जब एक गिवन एरिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं, देख पा रहे हो। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, जब आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स, वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं। दिस इज एक्वेटिक हैबिटेट, दिस इज योर टेरेस्ट्रियल, राइट है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, जब एक ही प्रकार की स्पीसीज में आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिले। परफेक्ट है। तो ये वाला जो डायग्राम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। देखो कहाँ की कितनी बायोडाइवर्सिटी है, इसका कैसे पता लगाया जाए। इतना बड़ा प्लैनेट है भाई, गिनने बैठेंगे है ना, तो एक तो तरीका है कि भाई कितने नंबर जो हैं ये जान लें। कुछ हमने अलग अलग तरीके निकाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाए। दो टर्म यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आती है, एक है आपका स्पीसीज इवननेस और एक आपका स्पीसीज रिचनेस। थोड़ा सा समझ लो। देखो स्पीसीज इवननेस ये है, एक कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज का एविडेंस कितना है ना। जैसे मान लीजिए कम्युनिटी है, उसमें बहुत कम नंबर में मान लीजिए कुछ आपके मान के चलते हैं क्रोकोडाइल्स हैं, कुछ कम नंबर में स्नेक्स हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर में रैबिट्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर में ट्रीज हैं, तो वहाँ का ना इवननेस कम है। लेकिन उस कम्युनिटी में अगर एविडेंस ऑफ स्पीसीज काफी ज्यादा है, भरमार काफी है प्रजातियों की, तो इसका मतलब स्पीसीज इवननेस ठीक ठाक है। ठीक है, तो रिलेटिव एविडेंस ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी, एक दूसरे के सापेक्ष कितना ज्यादा जो है आपका एविडेंस है प्रजातियों का, तो आपका स्पीसीज इवननेस होता है। स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो देखो किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज कितने परसेंट है। अब हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि कितनी गाय हैं, कितनी आपके बेसिकली यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं, कितने यहाँ पे प्लांट्स हैं, हम बस ये देख रहे हैं नंबर कितने ज्यादा हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके, वो आपका स्पीसीज रिचनेस हो जाएगा। इवननेस में हम एक दूसरे के सापेक्ष कितनी उनकी भरमार है, कितनी अधिकता है, कितनी एविडेंस है, ये देखते हैं। ठीक है, ये तो दो टर्म थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है समझना, बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी के तरीके से देखते हैं, अलग अलग स्केल पे। इसको थोड़ा सा क्या है समझना जरूरी है। परफेक्ट है, चलिए समझ लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये आपका एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर कुछ अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज कुछ अलग अलग जो है स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये जो एक इकोसिस्टम के अंदर आपको 1 2 एंड 3 टाइप की है ना, बेसिकली क्या है वेरिएशन देखने को मिल रही है। दिस इज योर अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज योर अल्फा डाइवर्सिटी। अब बीटा की बात कर लेते हैं। आप दो इकोसिस्टम को जब आपस में कंपेयर करते हो, ठीक है, जब आप दो इकोसिस्टम को आपस में कंपेयर करते हो और फिर ये देखते हो इसमें सिमिलर कितने हैं, तो ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी इसमें है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो आप देखते हो तीन जो है समान है, बट ये जो दो हैं है ना, स्टार एंड बेसिकली आपका ये बॉक्स, ये जो है अलग है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखा कितनी स्पीसीज इनमें समान है, कितनी इनमें अलग है। जब आप ये देखते हो दैट इज योर बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, क्लियर आ गया। अभी एक बार समझ लो, बाद में जो है चीजें और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा क्या है गामा के बारे में समझते हैं। अच्छा, गामा के बारे में समझने से पहले एक बार अल्फा और बीटा के बारे में हमारी बुक क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। चलिए बैक टू द बुक। तो यहाँ पे देखो अल्फा डाइवर्सिटी क्या कह रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की विविधता। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, विद इन अ स्पेसिफिक एरिया और इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में या एक एरिया में। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो बेसिकली स्टूडियो है, यहाँ पे कितने लोग या फिर कितनी अलग अलग प्रजातियां प्रेजेंट हैं, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे
ये जो आपका एक एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अलग अलग तरह के ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में प्रजातियों की कितनी विविधता है, दैट इज योर अल्फा बायोडायवर्सिटी। चलो जी, अब दूसरे की बात आई थी बीटा। अब देखो, एक ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे, है ना, तो वो हमारा बीटा डाइवर्सिटी होगा। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच में हम क्या है, एक तरीके से चेंज देखते हैं कि भाई इस वाले इकोसिस्टम में ये प्रजातियां हैं, इस वाले में ये प्रजातियां हैं, ये दोनों में सेम है और ये इसमें है, इसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है। तो जब हम चेंज इन दिस स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू और मोर डिफरेंट इकोसिस्टम देखते हैं, तब हम कहते हैं ये हम बीटा डाइवर्सिटी समझ रहे हैं। अब बात आती है तीसरे की, दैट इज गामा। अब देखो, एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन डिफरेंट इकोसिस्टम्स में बेसिकली जब आप देखते हो कि कितनी जो है आपकी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट है, तो आप देखते हो कि दिस इज योर गामा डाइवर्सिटी। परफेक्ट है। मान लीजिए दिस इज योर वन पर्टिकुलर रीजन और इसके अंदर आपको छोटे छोटे अलग जो है इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, राइट है, और इसमें आप देख लो ग्रासलैंड्स भी हैं, ट्री भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। तो आपका ये क्या है, गामा डाइवर्सिटी होता है। परफेक्ट है। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मेरी ड्राइंग के लिए तो आपको मतलब थोड़े से नंबर तो काटने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखो, दिस इज वन रीजन। मान लीजिए ये कोई एक रीजन है, यहाँ पे जो आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, है ना, ये आपकी क्या है, अल्फा है। इन दोनों के बीच में जब आप चेंज देखते हो स्पीसीज की डाइवर्सिटीज में, ठीक है, तब बेसिकली आप क्या है पाते हो कि इन दोनों के बीच में अगर आप एक चेंज देख रहे हो स्पीसीज की डाइवर्सिटीज में, दैट इज योर बीटा। एक पूरे रीजन के अंदर, है ना, टोटल कितनी डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है ना, इस पूरे रीजन में टोटल कितनी देखने के लिए मिलती है, दैट इज योर गामा। परफेक्ट है, समझ में आ गया, दिस इज क्लियर, बढ़िया। चलो, तो अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट हमें आ गया है समझ, ये हो गया बहुत ही बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि कितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हम अब तक रिकॉर्ड कर चुके हैं, और कहा जाता है कि हमें अभी भी बहुत कम पता है, बाकी के बारे में भी पता करना क्या है, बाकी है। परफेक्ट है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायोजियोग्राफिक, बेसिकली आपका, ठीक है, रेल्म। तो बायोजियोग्राफिक जो रेल्म है, इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाओ, देखो, मान लीजिए कुछ इस तरह का, मान लीजिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे एक अलग तरह की डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, यहाँ पे भी बेसिकली बारीक से आपका इस्थमस पड़ता है, आपका ये पैसिफिक ओशियन है, इसी तरीके से आगे चल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का इवोल्यूशन हुआ होगा, इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये जो इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ये अपने आप में एक अलग है। क्यों? क्योंकि ये इससे अलग है। देखो, यहाँ पे बीच में इनका आपस में इतना फ्लो नहीं हुआ है, इसका और इसका आपस में इतना फ्लो नहीं हुआ है, बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ गया था, बीच में एक बैरियर आ गया था। तो दो अलग रीजन में आपको दो अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है, जिसकी हिस्ट्री, जिसका इवोल्यूशन, जिसका ओरिजिनेशन एक जैसा है। इसको हम क्या है, अपने रेल्म बोल देते हैं, ठीक है। देखो, वापस से आओ, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझो। आपके बायोजियोग्राफिक रेल्म्स,
तो यहाँ देखो, दिस इज योर मैप, राइट। अब देखो ये जो एशिया है ये अपने आप में एक है, इंडो मलाया अपने आप में एक है, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल सेपरेट ही है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अपने आप में एक है। ओशनिया जो है ना, ये अपने आप में एक है। अगर बात करोगे अंटार्कटिका की, ये भाई अपने आप में एक अलग डिफरेंट है। साउथ अमेरिका अलग, नॉर्थ अमेरिका अलग, फिर ये अलग है आपका यूरोप वाला, ये अफ्रीका वाला अलग है। ये आपके अलग अलग क्या है, ये आपके अलग अलग रेल्म है, ठीक है। और ये अलग अलग रेल्म क्यों है, क्योंकि बीच में इनके कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल बैरियर्स आ गए थे जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का अपना एक अलग इवोल्यूशन हुआ है। इसलिए हमने इनको स्पेसिफिक नेम दे दिए हैं। हमने इनको क्या है, स्पेसिफिक नेम दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, बायोजियोग्राफिक रेल्म की बात करें, अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसका जब हम एक लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक डिवीजन करते हैं, और वो जो डिवीजन होता है वो वहाँ के टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो बेसिकली एक आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं उसके बेस पे होता है, तो बायोजियोग्राफिकल रिलम बोलते हैं। 1975 में ये कॉन्सेप्ट जो है आया था। बस इतना समझिएगा, क्योंकि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, तो जो वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ वो उस रीजन का अपने आप में अलग हुआ। वहाँ के टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो ओवरऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते होंगे वो भारत में नहीं मिलते होंगे। भारत वाले आपको अफ्रीका में शायद नहीं मिलते होंगे। देखा है ना अफ्रीकन चीता, और जब हम इंडियन बेसिकली चीता की बात करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि भाई एक का साइज बड़ा एक का साइज छोटा। अफ्रीकन एलिफेंट की जब हम बात करते हैं, एशियन एलिफेंट की बात करते हैं, डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि बायोजियोग्राफिक रेम अलग है, ठीक है, रेल्म अलग है, आई एम सॉरी। अब देखो टोटल 8 होते हैं आपका नियार्कटिक, ये आ जाइए यहाँ पे, टोटल 8 होते हैं। दिस इज नॉर्थ अमेरिका वाला आपका नियार्कटिक, यहाँ पे देखोगे न्यू ट्रॉपिकल, पैलियार्कटिक है ना, आफ्रोट्रॉपिक्स, ऑस्ट्रेलेशिया, ओशिनिया, इंडियो मलाया रही है, उसका बाद आपका अंटार्कटिका, ठीक है। ओके, अब इनके बारे में क्या किया हुआ है यहाँ पे, चीजों के बारे में डिटेल से दिया कि भाई जैसे आपका अंटार्कटिक जो रेल्म है उसमें अंटार्कटिका उसका सराउंडिंग वाटर आता है, ठीक है। ओशनिया वाला जो रेल्म है उसमें पैसिफिक ओशन उसके आइलैंड आते हैं, हवाई और आपका पोलिनेशिया है ना। इंडो मलैन की बात करेंगे तो साउदर्न रीचेस ऑफ ईस्ट एशिया, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, द एरिया नोन एज साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव मिलते हैं आपको, किस तरह के यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसको क्या है, बुक से पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है, समझाने वाली चीज में यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना। बायोजियोग्राफिकल रेल्म हमने पढ़ लिया है। अब देखो बात करते हैं इंडियन स्पेसिफिक में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसकी अगर हम बात करें तो जो हिमालयन रीजन है उस वो रिप्रेजेंट होता है बेसिकली पैलार्कटिक रेल्म में, जबकि बाकी का जो सब कॉन्टिनेंट है वो आपका मलैन रेल्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अगर आप बेसिकली देखोगे ये, तो देखो ये कट हो रहा है ना, कट हो रहा है, ये अलग है, ये तो इंडो मलायन, और आपका कौन सा बेसिकली आपका हिमालयन वाला किस में चला गया, आपका हिमालयन वाला चला गया बेसिकली पैलियार्कटिक में, ठीक है। तो इसको इंडियन वाले को थोड़ा सा याद रखना। चलो, तो हमने ना बायोडाइवर्सिटी के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर कर लिया है। अब बेसिकली हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एक टर्म आता है, व्हाट इज इट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये वो रीजन है जहाँ पे एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी पाई जाती है। अब एंडेमिक पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, यानी कि वैसी बेसिकली आपको स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं जो वहाँ की नेटिव है, कहीं और नहीं मिलती, वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड नहीं मिलती हैं, है ना, रेदर देन दिस पर्टिकुलर नेटिव प्लेस। तो एक तो उस एरिया में एंडेमिक जो है स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, दूसरा वो एरिया थ्रेट के अंडर है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफी ज्यादा थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटीज या जिन भी कारणों की वजह से मान लो, तो उन एरियाज को हमने हॉट स्पॉट्स का नाम दे दिया है।
अब देखो, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1988 में आया था। नॉर्मन माइर जो थे उनकी तरफ से दिया गया था। हाई नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं यहाँ पे, एंडेमिक भी होती हैं और ये थ्रेटन्ड होती है, एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच गई होती हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 36 ऐसे रिकॉग्नाइज्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? 36 हमने कैसे डिक्लेयर किए? कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो बेसिकली एक है संस्था, उसकी तरफ से 2 क्राइटेरिया दिया गया है। पहली बात तो ये कहा गया कम से कम 1500 स्पीसीज जो है वस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए। वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को मूव करने वाले वो जो फाइलम, जाइलम, ये जो टिश्यूज होते हैं स्पेसिफिक वाले, है ना, कभी पढ़ेंगे आगे चल के। तो वस्कुलर प्लांट्स की कम से कम 1500 स्पीसीज होनी चाहिए एज एंडेमिक। इतने प्लांट्स तो वहाँ पे एंडेमिक हो और इसकी करीब 70% से ज्यादा, 70% के लगभग जो है ओरिजिनल नेटिव हैबिटेट लॉस्ट हो चुका हो, इतना ज्यादा नुकसान हो चुका हो। अगर ये 2 चीजें हैं तो हम उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया हुआ है, इनके बारे में देख लेना। जैसे ये वाला जो मैप है ये बेसिकली अर्थ के टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक बार रीडिंग ले लेना बुक से। एक दूसरा आता है होप स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो होप स्पोर्ट्स वो हैं वैसे एरियाज जो काफी ज्यादा रिच है बायोडायवर्सिटी में, जैव विविधता बहुत अच्छी है यहाँ पे और बहुत ही क्रूशियल इकोसिस्टम की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इनको प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक मिशन ब्लू फाउंडेशन है, उसकी तरफ से ये जो हॉप स्पोर्ट्स है ये जो है पहचाने जाते हैं। क्या याद रखोगे? बायोडायवर्सिटी में रिच है, काफी क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज हमें देते हैं और ये कुछ जो है बायोडायवर्सिटी हॉप स्पोर्ट्स को पहचाना गया है। इफ यू आस्क मी, हॉट स्पोर्ट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना। हॉप स्पोर्ट्स बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो समझ में आ जाए। ये सब इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव एन आइडिया मैप्स पे कि किस तरीके से चीजें हैं। परफेक्ट है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनेशन और क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि जो ब्लू फाउंडेशन है उनके द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोडायवर्सिटी। भाई जो इतना आपने पढ़ा है, समझा है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैव विविधता का सिग्निफिकेंस क्या है? यार इस पृथ्वी पे ये जीवन की जो विविधता है यही तो इसके जीवन को संभव बनाती है, यही इसके जीवन को खूबसूरत बनाती है और ये विविधता ही तो है जो हमें एक दूसरे के प्रति उत्सुक रखती है, आकर्षित रखती है ना। तो बायोडायवर्सिटी के सिग्निफिकेंस के बारे में मैं आपको क्या बता दूं, मतलब क्या नहीं है। तो आप देखोगे फूड सप्लाई जो है हमें यहाँ से मिलती है डिफरेंट डिफरेंट तरह के, क्योंकि आपको प्लांट्स देखने को लिए मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के वीड्स, डिफरेंट टाइप के ग्रासेस, तो फूड आपको मिलता है। ठीक है, मेडिसिन मिलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग आप चीजें देखोगे आपको मेडिसिन मिलती है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की साइकिल होती है, इकोसिस्टम की बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, आपको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा कच्चा मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, क्या नहीं मिलता? सब कुछ तो मिलता है। वाटर का प्योरिफिकेशन होता है, क्लाइमेट का रेगुलेशन होता है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा टूरिज्म है, रिक्रिएशनल जो है बेसिकली एक्टिविटीज है, एस्थेटिक जो है देता है। देखा ना नीला आसमान और ये जो हरियाली होती है आंखों को कितनी ठंडक देती है। स्पिरिचुअल जो है कनेक्टिविटी हम लोगों की इसके साथ है ना। तो ये बायोडायवर्सिटी के सिग्निफिकेंस है। देखो यहाँ पे तो चैप्टर खत्म होता है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है बायो रेमेडिएशन, इसको और समझ लो। देखो रेमेडिएशन किसी चीज की रेमेडी, किसी चीज के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। बायो अगेन हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह में जो माइक्रोब्स होते हैं आपके, एक कैपेबिलिटी होती है कि ये टॉक्सिक केमिकल्स को क्या है तोड़ देते हैं और नॉन हार्मफुल एलिमेंट्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। आज तो मतलब इतना मैंने चीज़ों को वो किया है ना। तो बात कर रहे थे बायो रेमेडिएशन की। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो
एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई पॉल्यूटेंट है, कोई कंटामिनेशन है, तो उसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। खासकर अगर आप देखोगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हैवी मेटल्स को, पेस्टिसाइड्स को, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा बेसिकली न्यूज़ में थे, उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उनको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। इवन कुछ बैक्टीरिया वैसे भी न्यूज़ में थे कि जब ऑयल स्पिल हो जाता है ओशियंस पे, तो उस ऑयल को वो क्या है, बेसिकली फीड करते हैं, तो वो ऑयल क्लीन हो जाता है। ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन, जब हम बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिजम्स का यूज करके क्या है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अब देखो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। करंट की बात करें तो मियावाकी मेथड न्यूज में था, 2022 में पूछ लिया। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक बेसिस बनाती है, तो उन्होंने पूछ लिया। ठीक है। इस तरह के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी के आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मोर पीवाईक्यू को यहाँ पे देखेंगे। दीज आर द इजी वन, इनको आप खुद से कर सकते हो, तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया है। आई होप चैप्टर छोटा होना था बट काफ़ी बड़ा हो गया, पढ़ने के लिए चीज़ें थी, तो ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, आज आप जैव विविधता को जान चुके हैं, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। P2I बैच के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए, यूट्यूब आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ पढ़ाता है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्री एजुकेशन, बट इट्स नॉट कंप्लीट एंड इट्स नॉट परफेक्ट। दैट्स वाई एक गाइडेड मैनर में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पे P2I आपको एक ऑप्शन देता है। तो P2I बैच 22 जुलाई शाम के 6 बजे, ये याद रखिएगा। मुझसे मेरे टेलीग्राम पे UPSC विद प्राची आप जुड़िए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। मैं जो वीकली करंट अफेयर की PDF है वो शेयर कर दूंगी। प्लीज डोंट आस्क PDF ऑफ द क्लास, बिकॉज रिवाइज आपको बुक से करना है। अल्टीमेटली बुक ही है जो साथ देगी, PDF साथ नहीं देते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे मिल जाइएगा। फीस के बारे में अगेन बता रही हूँ, इट्स वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, इसमें टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के भी हैं, मेंस के भी है, मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, और आपके इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। राइट। तो इसके बावजूद ज्वाइन करना है अफोर्डेबल फीस पर, और आपको अप्लाई करना है आपका अपना फैकल्टी कोड, दैट इज प्राची लाइव। ओके। तो प्राची लाइव जो है कूपन कोड अप्लाई कीजिए, UPSC विद प्राची को ज्वाइन कीजिए। जल्द मिलूंगी फिर से नई क्लास के साथ, इसी उत्साह इसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।